वे एक जाति थी जो आग और बर्फ में गढ़ी गई थी। उनकी वीरता योद्धाओं के रूप में और दुश्मनों के प्रति क्रूरता बराबर प्रसिद्ध है। वे लुटेरों के रूप में जाने जाते हैं, पर वे उत्कृष्ट अन्वेषक और उपनिवेशवादी भी थे, जिनकी विरासत अब भी जीवित है। वे वाइकिंग्स थे और अपनी शक्ति के चरम पर वे एक सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक महाशक्ति थे, जैसे आज के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र। फिर भी किंवदंती ने उनकी यादों को जीवित रखा है, पर समय के साथ ये आकर्षक लोगों की सच्चाई को धुंधला कर दिया है। आज के एपिसोड में हम वाइकिंग्स की पहचान, संस्कृति, शक्ति के उदय और प्रभाव की जांच करेंगे। आज की आधुनिक दुनिया पर ये हैं वाइकिंग्स। वेलकम टू वॉर्स ऑफ। वाइकिंग शब्द का मूल एक पुराने नॉर्स शब्द से है, जिसका अर्थ समुद्री डाकू है। यह शब्द अक्सर विविध, कभी कभार विरोधी समूहों की संदर्भना करता है। वाइकिंग्स का उद्गम यूरोपीय महाद्वीप के शीर्ष पर फैले स्कैंडिनेवियाई क्षेत्रों से हुआ था। ऐसे कठोर जलवायु और बड़े क्षेत्रों की दुर्गम भूमि के साथ वहां रहने वाले लोगों को जीवित रहने के लिए खुद को मजबूत बनाना पड़ा, और वे जीवित रहे। न केवल वे जीवित रहे, बल्कि उन्होंने जिस भूमि पर वे बसे थे उसे जीतकर समृद्धि भी प्राप्त की। उन्होंने मुख्यतः तटरेखा के साथ बस्तियां बसाईं, जिससे उन्हें समुद्र तक पहुंच मिली, जो उन्हें मछलियों के भंडार की समृद्धि प्रदान करता था, जिसे वे फसल के साथ पूरक कर सकते थे, जैसे कि दुनिया भर के अन्य लोग करते थे। वाइकिंग क्षेत्र के भीतर राष्ट्र बने और संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए अनिवार्य रूप से संघर्ष उत्पन्न हुआ। इस प्रकार वाइकिंग संघर्ष और छापेमारी दोनों में निपुण हो गए। इन वाइकिंग राष्ट्रों की पहचान करना मुश्किल हो सकता है कि वास्तव में वाइकिंग कौन थे, और यह तथ्य इसे और भी बदतर बना देता है कि वाइकिंग्स के पास लिखित भाषा बहुत कम थी और बहुत कम लोग पढ़ या लिख सकते थे। इस प्रकार हमें उनके बारे में उनके मातृभूमि छोड़ने से पहले बहुत कम ज्ञान है। हम आमतौर पर वाइकिंग्स को मॉडर्न नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क से उत्पन्न मानते हैं, परंतु उन्हें यहाँ के लोगों, मान्यताओं और रीति रिवाज की वजह से सरलता से परिभाषित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार किसी को वाइकिंग के रूप में वर्णित करना अधिकतर लूटपाट के व्यवहार और एक बहुत ही मोटे भूगर्भीय उत्पत्ति बिंदु को संदर्भित करता है, बजाय किसी निश्चित समूह के। समय के साथ वाइकिंग प्रमुखता और छोटे गुटों को शामिल करने से उनकी कई मान्यताएं और रीति रिवाज नई शक्ति द्वारा अपनाए गए, जिससे एक साझा संस्कृति का विकास हुआ। शायद उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू समुद्र पर निर्भरता थी। वाइकिंग्स कुशल जहाज निर्माता और निपुण नाविक थे। वाइकिंग लोग कम से कम 350 ईसा पूर्व से नौकायन जहाज बना रहे थे, और 6ठी शताब्दी तक उन्होंने अपने विशिष्ट डिजाइनों को पूर्ण कर लिया था। ये जहाज, जो पाल और या प्रोपल्शन को मिलाते थे, संभवतः उस समय यूरोप में सबसे उन्नत थे, जिनमें बड़ी गति, चपलता, समुद्र योग्यता थी, और वे संकीर्ण नदियों में प्रवेश कर सकते थे, जिससे उन्हें जबरदस्त पहुंच मिलती थी, जो वाइकिंग्स के नए युग में विनाशकारी रूप से प्रभावी साबित होती आने वाला था। इतिहासकारों ने लंबे समय से इस बात पर बहस की है कि 6ठी सदी के अंतिम वर्षों में स्कैंडिनेवियाई लोग नए भूमि की खोज में पहले से अधिक दक्षिण की ओर क्यों गए। शायद यह एक मजबूत और दृढ़ निश्चयी लोगों द्वारा नए भूमि पर प्रभुत्व स्थापित करने की प्राकृतिक परिणाम था। शायद नई भूमि की खोज खराब फसल या वाइकिंग जनजाति के संघर्ष के कारण प्रेरित हुई थी, या शायद एक प्रमुख वाइकिंग ने माना कि उनके देवताओं में से एक ने उसे वाइकिंग सभ्यता को त्याग कर दक्षिण जाने का निर्देश दिया था। शायद यह बस एक दुर्घटना थी। हम कभी सच नहीं जान पाएंगे, परंतु एक बात निश्चित है कि 788 ईस्वी में वाइकिंग्स को समुद्र के पार दक्षिण की नई भूमि के बारे में जानकारी मिली, और उसी वर्ष नॉर्वे से आने वाले 3 वाइकिंग जहाज इंग्लैंड के काउंटी वेसेक्स के दक्षिणी तट पर पोर्टलैंड द्वीप पर उतरे। स्थानीय लोगों ने मान लिया कि जहाजों पर विदेशी व्यापारी हैं, इसलिए
बेडेहर्ड नामक स्थानीय व्यक्ति उनसे मिलने आया और उन्हें अपनी पहचान डोरचेस्टर के राजा के सामने बताने की मांग की। वाइकिंग्स, जिन्हें समकालीन विवरणों में डेंसमैन के रूप में वर्णित किया गया है, ने बिडू हर्ड को मार डाला और ऐसा करने में वह ब्रिटिश द्वीपों पर वाइकिंग छापे का पहला मान्यता प्राप्त शिकार बन गया। अगले 4 वर्षों में वाइकिंग्स द्वारा अनियमित छापे मारे जाने की संभावना है, जिसमें स्कैंडिनेविया में इस नई भूमि की खबर के फैलने से यह लूट के लिए तैयार है। यह ब्रिटिश द्वीपों के राज्यों और लोगों के लिए एक असुरक्षित समय था। जनसंख्या लगभग 1 मिलियन से कम होने के कारण तटरेखा के विशाल क्षेत्र थे जहां वाइकिंग छापेमार दल बिना किसी विरोध और बिना खोजे उतर सकते थे। अपने आप को संगठित करने के बाद वे अपने अनजान लक्ष्य बस्तियों पर मार्च कर सकते थे, मार सकते थे और जो चाहे ले सकते थे, और फिर अपनी नावों में लौट सकते थे और स्थानीय राज्यों के प्रत्याक्रमण की योजना बनाने से पहले ही समुद्र में वापस जा सकते थे। जैसे कि यह तथ्य वाइकिंग्स के लिए अपनी संपत्ति और प्रभाव बढ़ाने के लिए पर्याप्त प्रलोभन नहीं था, ब्रिटिश द्वीपों की तटरेखा पर भी कई मठ थे जो बड़े बस्तियों से दूर बनाए गए थे, जिनमें सोना, जानवर, शराब और संभावित दास सभी वहां लेने के लिए बैठे थे। उन्होंने भिक्षु को अपने जीवन को एकांत में बिताने और स्वयं को भगवान को समर्पित करने के लिए ऐसा बनाया, लेकिन उन्होंने ऐसा करके वाइकिंग्स को आसान लक्ष्य बनाया। स्वाभिमानी वाइकिंग ऐसा आसान शिकार कैसे छोड़ सकता था? पहला महत्वपूर्ण वाइकिंग हमला एक मठ पर 799 ईस्वी में नॉर्थम्ब्रिया के लिंडिस्फार्न में हुआ, जो उस समय एथेलरेड आई द्वारा शासित एक राज्य था। यह हमला, जो संभावना से नॉर्वे का था, ने नॉर्थम्ब्रिया की आबादी को चौंका और भयभीत किया। जैसा कि वाइकिंग हमलावरों ने अपनी बर्बरता का प्रदर्शन किया, यह उस समय के विद्वानों द्वारा छोटे राज्य की ईसाई आत्मा के हृदय पर हमला भी था। वास्तविकता में एक प्रभावशाली पादरी एल्सविन ने एथेलरेड आई और उसके दरबार के पापों को इस हमले के लिए दोषी माना। फिर भी इस हमले और इसके बाद के अन्य हमलों के झटके और भय के बावजूद ब्रिटिश द्वीपों के लोगों के लिए बहुत कम ही बदला। जब भावनाएं शांत हुईं, तो उन्होंने इन प्रारंभिक हमलों को क्रूर और परेशान करने वाला माना। लेकिन ये तटीय बस्तियों के लिए एक समस्या थी। एक देश में जिसकी बाहरी दुनिया में रुचि अधिकतर उसकी तटरेखा तक ही थी। सदी के अंत तक वाइकिंग हमलों ने स्कॉटलैंड और आयरलैंड के उत्तरी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया, जिससे वहां के पहले से शांत मठों में शरण लेने वाले भिक्षुओं की आबादी में भय और चिंता फैल गई। खतरे को समझते हुए कई मठ खाली कर दिए गए और पहले वहां रहने वाले भिक्षु अब और गहरे इलाकों में शरण ले रहे हैं। हालांकि मछली पकड़ने पर निर्भर तटीय बस्तियों के लिए कहीं जाने की जगह नहीं थी और उनके निवासी लगातार इस डर में जीते थे कि क्षितिज पर दिखाई देने वाली अगली नाव में खूनी नॉर्समैन होंगे और उनके साथ मौत भी आएगी। 835 ईस्वी में डेनिश वाइकिंग्स ने ब्रिटिश द्वीपों पर पहला हमला किया, जब एक दल ने दक्षिणी इंग्लैंड के शेप्पी द्वीप पर हमला किया। इतने दक्षिण में होने के कारण जहां पहले वाइकिंग हमले केंद्रित थे, तटरेखा के साथ अभी भी असुरक्षित मठ थे जो लूटपाट के लिए तैयार थे। 855 में डेनिश वाइकिंग्स ने शेप्पी द्वीप पर लौटकर स्थायी बस्ती स्थापित की ताकि वे अंग्रेजी तट पर हमले जारी रख और भी अंदर तक प्रवेश कर सकें। यह ब्रिटिश द्वीपों और बाकी यूरोप के प्रति एक नई वाइकिंग नीति की शुरुआत को प्रेरित करेगा। अब वे केवल लूटने और घर वापस जाने के लिए भूमि पर नहीं थे। अब वाइकिंग्स नई भूमि में उपनिवेश बनाने के लिए तैयार थे। उन्हें इसे अपना नया घर बनाने के लिए पूर्ण पैमाने पर युद्ध छेड़ने की आवश्यकता थी। वर्तमान भूमि मालिकों के खिलाफ नॉर्वेजियन वाइकिंग्स ने स्कॉटलैंड और आयरलैंड में उपनिवेश स्थापना करने पर ध्यान केंद्रित किया। वहीं डेनिश वाइकिंग्स इंग्लैंड के खिलाफ अधिक सक्रिय थे, जो उस समय 4 भागों में विभाजित था। वाइकिंग्स की क्रूरता और युद्ध में कौशल ब्रिटिश क्षेत्र की अक्सर अप्रभावी और कभी-कभी गैर मौजूद रक्षा के साथ मिलकर वाइकिंग हमलावरों को आश्चर्यजनक सफलता दिलाई, जिन्होंने पूरे इंग्लैंड को जीत लिया, सिवाय वेसेक्स के राज्य के, जो आने वाले वर्षों में लगभग निरंतर युद्ध की स्थिति में रहा। वाइकिंग हथियार कच्चे पर प्रभावी थे
और उनकी स्थिति को दर्शाते थे। उदाहरण के लिए, तलवारें वाइकिंग के सबसे महंगे हथियार थे, क्योंकि उन्हें बनाने में लोहे की उच्च लागत और कौशल की आवश्यकता होती थी। इसलिए तलवारें सामान्यतया वाइकिंग समाज के उच्च वर्ग के लिए आरक्षित थीं। एक सामान्य वाइकिंग तलवार दोधारी होती थी और इसकी लंबाई लगभग 1 मीटर और 88.9 सेंटीमीटर होती थी, जिससे इसे उनके विरोधियों के अधिकांश व्यक्तिगत हथियारों की तुलना में काफी अधिक पहुंच मिलती थी, जो अक्सर केवल एक खंजर से सुसज्जित होते थे। अपने मालिकों की प्रतिष्ठा को और प्रदर्शित करते हुए तलवारों को अक्सर सजाया जाता था, ताकि उन्हें अलग पहचाना जा सके, और उन्हें म्यान में रखा जाता था, जो ऊन, लकड़ी और चमड़े से बनी होती थी, और कंधे पर लटकाई जाती थी, जहां यह दाहिने हाथ से आसानी से पहुंची जा सकती थी। एक साधारण वाइकिंग के लिए उसका हथियार आमतौर पर एक कृषि मूल कुल्हाड़ी होता था, जिसे वे कमर पर बांधकर युद्ध में ले जाते थे। वाइकिंग युद्ध कुल्हाड़ियों के हैंडल आमतौर पर लंबे होते थे, जिससे दूर से शिकार पर वार किया जा सकता था। लेकिन अगर लंबी दूरी की जरूरत होती तो वाइकिंग्स अपने भाले या समकालीन तोपखाने, धनुष और तीर का उपयोग कर सकते थे। वाइकिंग्स ने सैन्य उपयोग के लिए भालों को अपनाया। कुछ को वाइकिंग्स के अग्रसर होने और खुद के हथियारों का उपयोग करने के लिए, दुश्मन को भेदने के लिए, तथा कुछ को दुश्मन के गठन पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया था। इस बीच तीरंदाजों का कार्य था दुश्मन सेना को कमजोर करना, लड़ाई के इतने नजदीक आने से पहले कि दोनों पक्ष अपने हथियारों का उपयोग कर सकें। शुरुआत में शिकार के लिए इस्तेमाल होने वाले कुशल वाइकिंग तीरंदाज प्रति मिनट 12 तीर चला सकते थे, जो सबसे सुरक्षित सेनाओं को छोड़ सभी पर विनाशकारी हो सकता था। और तब भी यह कोई गारंटी नहीं थी। वाइकिंग तीर का दावा है कि वे इतने मजबूत और गतिज ऊर्जा युक्त थे कि वे मोटी लकड़ी की ढालों को भेद कर दुश्मनों को मार सकते थे। उत्कृष्ट हथियारों के साथ साथ उन्हें प्रभावी ढंग से उपयोग करने के कौशल भी थे। वाइकिंग्स ने प्रभावी व्यक्तिगत कवच भी अपनाया, और सबसे आगे और केंद्र में ढाल थी। वाइकिंग्स के ढाल का प्रकार लौह युग से जाना जा सकता है, जिसमें गोल आकार की पतली तख्तियां और बीच में लोहे का गुंबद होता था, जो शील्ड बॉस कहलाता था और ढाल धारक के हाथ की सुरक्षा करता था। वाइकिंग्स अपने जहाजों पर भालों और तीरों से चालक दल की सुरक्षा के लिए ढालों का उपयोग करते थे। ये जहाज के किनारे पर थे। इन्हें शील्ड रैक कहते हैं। आधुनिक वाइकिंग जहाजों के पुनर्निर्माण से पता चला है कि शील्ड रैक स्थापना जहाज का प्रदर्शन बाधित करती है। अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि शील्ड्स तब तक नहीं लगाए जाते थे जब तक जहाज को तत्परता से कार्रवाई में जाने की आवश्यकता नहीं होती। वाइकिंग्स का रूढ़िवादी चित्रण अक्सर उन्हें हेलमेट पहने हुए दिखाता है, जिनसे सींग बाहर की ओर निकले होते हैं, जो उनके खूनी और बर्बर तरीकों को और अधिक उजागर करता है। यह पहले सोचे गए से उतना सटीक नहीं हो सकता। निश्चित रूप से वाइकिंग्स के युग से कई छवियां हैं जो प्रमुख योद्धाओं को ऐसे हेडगियर पहने हुए दिखाती हैं, लेकिन इस ऐतिहासिक अवधि से अब तक पाया गया एकमात्र पूरा वाइकिंग हेलमेट सींग नहीं रखता है, और न ही अन्य अधूरे उदाहरणों में सींग हैं। ऐसा लगता है कि वाइकिंग हेलमेट उस समय के उनके मध्य और दक्षिणी यूरोपीय समकक्षों के समान थे। डेनमार्क के राष्ट्रीय संग्रहालय द्वारा प्रकाशित पत्रों के अनुसार सबूत मिले हैं जो यह सुझाव देते हैं कि सींग वाले हेलमेट पहने जाते थे। एक बहुत ही विशिष्ट प्रकार के वाइकिंग योद्धा, जिन्हें बर्सर्कर्स के नाम से जाना जाता था, ये वाइकिंग योद्धाओं में सबसे उन्मत्त थे, जो अपने आप को एक ट्रांस जैसी स्थिति में युद्ध में डाल देते थे। उन्होंने वाइकिंग्स की किंवदंती में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अन्य सिद्धांतों के अनुसार युद्ध के बजाय सींग वाले हेलमेट का उपयोग औपचारिक भूमिकाओं में होता था। इसके लिए सबूत यह है कि वाइकिंग्स की युद्ध में निपुणता को देखते हुए वे समझते थे कि सींग वास्तव में एक बाधा होंगे और डराने के अलावा कोई भी लाभ नहीं देंगे। वाइकिंग्स जो पहले ही अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन आप बल से दूसरी जमीन पर राज नहीं करना चाहते, आपको सिर्फ अपनी भूमि बनाना होगा। और इस प्रकार वाइकिंग योद्धा, जिन्होंने अपने रास्ते में आने वाले दुर्भाग्यपूर्ण लोगों को हटा दिया, अपने परिवारों और दासों को भी साथ लाए, जिन्होंने अपनी कृषि कौशल का उपयोग करके नई उपजाऊ भूमि का अधिकतम लाभ उठाया।
श्रम अक्सर पराजित लोगों से लिए गए अधिक दासों के रूप में प्राप्त किया जाता था, जिनके साथ आमतौर पर बहुत क्रूरता से व्यवहार किया जाता था। जबकि वाइकिंग्स उत्कृष्ट योद्धा थे, वे बाहर की ओर बढ़ते हुए खुद को अधिक फैलाने के खतरे से भी अच्छी तरह वाकिफ थे। वे ऐसे देश के आक्रमणकारी बल थे जिसकी जनसंख्या अगर सेना से बचने के लिए एकजुट होती तो उनसे अधिक होती। हमेशा प्रतिद्वंद्वी वाइकिंग गुटों से खतरा बना रहता था। हर लड़ाई, यहां तक कि विजयी भी, उनकी संख्या कम कर देती है। इसलिए उन्होंने अपनी रणनीति को धीरे धीरे बदलकर बस्तियों पर हमले की बजाय पैसे मांगना शुरू कर दिया। इस जबरन वसूली, जिसे डेंगेल्ड कहा जाता है, को इंग्लैंड की कर प्रणाली का आधार बनाने के लिए बढ़ाया गया। ब्रिटिश द्वीप समूह वाइकिंग्स के उपनिवेश स्थापना प्रयासों में एकमात्र रुचिकर क्षेत्र नहीं था। 8वीं शताब्दी के अंत से वाइकिंग्स ने उत्तरी फ्रांस पर हमले किए। ये छापे कभी कभी अंदरूनी इलाकों तक पहुंच जाते थे। फ्रैंक्स साम्राज्य के मुख्य शहरों पर हमले करते थे और नॉर्वेजियन और डेनिश वाइकिंग्स उस समय साम्राज्य की राजनीतिक उथल-पुथल से पूरी तरह लाभ उठाते थे। वाइकिंग्स अंततः पेरिस पहुंचे और एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे उन्हें फ्रांस की तटरेखा के एक क्षेत्र पर नियंत्रण मिला, जिसे नॉर्मैंडी कहा जाता है। वाइकिंग्स द्वारा नॉर्समैन की भूमि के अर्थ में नाम रखा गया था। 836 में वाइकिंग्स ने बेल्जियम के एंटवर्प पर हमला करके आधुनिक जर्मनी और नीदरलैंड में विस्तार किया, जीता और उपनिवेश स्थापित किए। अब यूरोप के ईसाई लोग वाइकिंग्स को हमलावरों के रूप में नहीं मानते थे। वे अब एक अजेय सेना के रूप में माने जाते थे, जो विनाश के लिए तत्पर थी और जिसे कोई देश नहीं रोक सकता था। वे जितना आगे बढ़े, उतनी ही अधिक भूमि प्राप्त हुई। 9वीं सदी के मध्य तक वाइकिंग अन्वेषक और छापामार दल इबेरियन प्रायद्वीप और दक्षिण की ओर अपने स्कैंडिनेवियाई मूल से बहुत दूर बढ़ रहे थे। हालांकि वे हमेशा सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, और आधुनिक स्पेन और पुर्तगाल में वाइकिंगों के पहले अभियानों में से एक में वाइकिंग सेना को अस्टूरियस के राज्य के नेता राजा रामिरो आई द्वारा पराजित किया गया। यायावर वाइकिंगों को या तो आपूर्ति और सुदृढ़ीकरण की कमी, या स्पेनिश की बेहतर तैयारी, या गर्म वातावरण के अनुकूलन की असमर्थता के कारण क्षेत्र में हार का सामना करना पड़ा। इसने उन्हें शांति स्थापित करने और स्थानीय आबादी से निपटने के लिए कूटनीतिक दृष्टिकोण अपनाने को मजबूर किया। हालांकि इससे सभी वाइकिंगों को नहीं रोका जा सका और वे 11वीं सदी तक विभिन्न स्तरों की सफलता के साथ कस्बों और शहरों पर छापे मारते रहे। लेकिन शायद सबसे प्रसिद्ध वाइकिंग अभियान लीफ एरिक्सन का था, जो एक आइसलैंडिक वाइकिंग था जिसने 1000 ईस्वी में पश्चिम में एक नई भूमि की खोज की, जो लाल त्वचा वाले स्वदेशी लोगों द्वारा बसी हुई थी। यह बस्ती आधुनिक न्यूफाउंडलैंड, कनाडा में स्थापित की गई थी और इस प्रकार उन्हें उत्तरी अमेरिका का दौरा करने वाले पहले जात यूरोपीय माना जाता है। एरिक्सन के नक्शेकदम पर कई अभियानों का पालन किया गया, लेकिन नए महाद्वीप में वाइकिंग की रुचि अल्पकालिक और कभी-कभी हिंसक थी, जिसमें एरिक्सन के अपने भाई थॉरवाल्ड को विनलैंड के रूप में संदर्भित भूमि के स्वदेशी लोगों के साथ लड़ाई में एक तीर से मारा गया था। आइसलैंडिक गाथाओं में इस घटना का वर्णन करते हुए कहा गया है कि थॉरवाल्ड ने तीर को खुद ही बाहर निकाला और घोषणा की, यह एक समृद्ध देश है जिसे हमने पाया है। मेरी आंतों के चारों ओर बहुत वसा है। वह तत्काल मर गया। वाइकिंग विस्तार मुख्यतः केंद्रीय और दक्षिणी यूरोप पर केंद्रित था, क्योंकि वहां पहुंचना आसान था और ऐसा लग रहा था कि वाइकिंग्स की शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। 12वीं सदी के उदय के साथ वाइकिंग जाति अपने अस्तित्व के अंतिम दिनों में थी और उनका मौजूदगी जल्द इतिहास की किताबों में ही रह जाएगा। तो इस योद्धा जाति का पतन कैसे हुआ? इतिहास में उन साम्राज्यों के उदय और पतन को ट्रैक करना आसान है जो हिंसक या अन्यथा गंदे अंत तक पहुंचते हैं, लेकिन वाइकिंग्स के साथ ऐसा नहीं लगता।
जैसा पहले बताया गया, वाइकिंग्स एक कुल या संस्कृति नहीं थे, पर जिन्होंने उन्हें वाइकिंग कुल्हाड़ी के गलत सिरे से मिला, उन्होंने ऐसा ही माना। इसलिए वाइकिंग युग के पतन को चार्ट करना रोम के पतन की जांच करने की तुलना में कहीं अधिक कठिन है। तो आइए कुछ प्रमुख कारकों की जांच करें जो इसमें शामिल थे। सबसे पहले, एक समुद्री डाकू के रूप में वाइकिंग द्वारा सुरक्षा रहित और हमलावरों द्वारा लूटने के लिए तैयार अलग थलग मठों और मछली पकड़ने वाले समुदायों का युग जल्द ही समाप्त हो गया। 10वीं और 11वीं शताब्दी में यूरोप के कई राज्यों ने अपनी प्रमुख स्थिति को देखते हुए रक्षा में अधिक निवेश किया था, जिससे छापे महंगे हो गए और उनके संचालन में पूर्ण पैमाने पर सैन्य लड़ाइयों के समान हो गए थे। इस प्रकार छापों में कम लाभ था और इसलिए वाइकिंग नेताओं ने जहां भी संभव हो व्यापार और आर्थिक सहयोग को अपनाया। एक और प्रमुख कारक वाइकिंग गुटों और छोटे राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा थी। हर शक्ति संघर्ष में कुछ लोग सबसे अधिक शक्तिशाली होते हैं, जो या तो हथियारों की ताकत से कमजोरों पर हावी हो जाते हैं या उन्हें अपनी शक्ति में शामिल करके और विस्तार करते हैं। स्कैंडिनेविया और पूरे यूरोप में छोटे राज्यों की संख्या कम हुई और उनकी जगह नए, बड़े और अधिक शक्तिशाली राज्य आए। अंततः अपनी आक्रमणों के लिए एक प्रकार के प्रतिशोध में ब्रिटिश द्वीपों और यूरोपीय मुख्य भूमि की ईसाई आबादी का प्रभाव वाइकिंग संस्कृति को क्षीण करता गया जितना अधिक वे उन भूमि में रहे। ईसाई धर्म वाइकिंग उपनिवेशों में तेजी से फैला और बदले में स्कैंडिनेविया में उनके मूल स्थानों पर वापस भेजा गया। इस प्रकार इन सभी कारकों के साथ समय के साथ वे वाइकिंग्स जिन्होंने पूरे यूरोप में आतंक फैलाया था, पहचान के मामले में धीरे धीरे गायब होने लगे और उनकी जगह नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क के नए बड़े जनसंख्या समूहों ने ले ली। इसका मतलब यह नहीं है कि इसने छापों का पूर्णतः उन्मूलन कर दिया। हेराल्ड ब्लूटूथ नए एकीकृत, शक्तिशाली और ईसाईकृत डेनमार्क के राजा ने 10वीं सदी के मध्य से अंत तक के दौरान, जिसे इतिहास अक्सर दूसरे वाइकिंग युग की शुरुआत के रूप में वर्णित करता है, यूरोप और विशेष रूप से इंग्लैंड के खिलाफ बड़े पैमाने पर छापे मारे, जो उस समय राजनीतिक अस्थिरता में था। इन छापों ने वास्तव में पूरे इंग्लैंड को एकजुट करने का काम किया जब हेराल्ड के बेटे स्वेन फोर्कबियर्ड ने 1951 ईस्वी में देश के खिलाफ छापों का अभियान शुरू किया और अंततः 1013 में इसे पूरी तरह से जीत लिया। स्वेन अगले वर्ष मर जाएगा। उसके बेटे कनूट को छोड़कर, जो इंग्लैंड, डेनमार्क और नॉर्वे के क्षेत्रों को एकजुट करके नए स्कैंडिनेवियाई साम्राज्य का शासन करेगा। लेकिन एक ईसाई राजकुमार होने के बावजूद और विधर्मी नहीं होने के कारण कई विद्वान और लेखक यह विचार करते हैं कि क्या यह वास्तव में एक वाइकिंग साम्राज्य था या नहीं। विलियम द कॉन्करर द्वारा इंग्लैंड पर आक्रमण ने देश की राजनीति पर किसी भी शेष वाइकिंग प्रभाव का अंत कर दिया। संभवतः आखिरी महत्वपूर्ण वाइकिंग युद्ध 1227 में हुआ था, जब नॉर्वे के राजा हाकोन आइवी ने स्कॉटलैंड के युवा राज्य पर आक्रमण किया, ब्रिटिश द्वीपों के उत्तरी क्षेत्रों पर वाइकिंग नियंत्रण को फिर से स्थापित करने के लिए। वाइकिंग सेना का आकार विशाल था, जिसमें 20,000 योद्धा थे, जिन्हें 120 जहाजों द्वारा उत्तरी सागर के पार ले जाया गया था। उनका सामना 23 वर्षीय स्कॉटिश राजा अलेक्जेंडर तीसरा से था। अपनी कम उम्र के बावजूद अलेक्जेंडर एक चतुर राजनीतिज्ञ और कुशल रणनीतिकार थे, लेकिन वह जानते थे कि उनकी सेनाएं इस विशाल बेड़े के सामने काफी कमजोर थीं। इसलिए उन्होंने चतुराई से समय बिताने के लिए कई कार्यवाही की, वाइकिंग्स के साथ बातचीत करने के लिए दूत भेजे, लेकिन वास्तव में वे समय खरीदने के लिए थे, ताकि स्कॉट्स का सबसे बड़ा रक्षात्मक हथियार काम में आ सके, तेजी से आने वाला खराब मौसम। यह शानदार तरीके से काम किया क्योंकि अक्टूबर के तूफानों ने वाइकिंग बेड़े को तबाह कर दिया, जिससे यह पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। इतिहास में लार्ग्स की लड़ाई के नाम से जाने जाने वाले युद्ध में हाकॉन मात्र 1000 लोगों को किनारे पर ले आया और स्कॉटिश सेना ने उन्हें तत्काल घेर लिया। हाकॉन को अंततः अपने बेड़े के लोगों का समर्थन मिला, परंतु उसे विजय नहीं मिली। स्कॉट्स ने लड़ाई में गतिरोध पैदा किया। हाकॉन की सेनाएं सर्दियों के लिए ऑर्कनी सीमित रहीं, जबकि उन्होंने अगले गर्मी के अभियान की योजना तैयार की। लेकिन किस्मत के कुछ और ही इरादे थे और 60 वर्षीय हाकॉन का
6 दिसंबर 1227 को द्वीप पर निधन हो गया। वह स्कॉटलैंड पर सैन्य हमला करने वाले अंतिम नॉर्वेजियन राजा थे। उनके बेटे मैग्नस द लॉमेंडर को आक्रमण का कोई शौक नहीं था और इसके बजाय 1267 में उन्होंने 4000 चांदी के मार्क्स के बदले हिब्रिड्स और आइल ऑफ मैन को स्कॉटलैंड को सौंप दिया। वाइकिंग्स का युग समाप्त हो गया था। वाइकिंग संस्कृति इतिहास में विलीन हो सकती है, पर इसका विश्व मंच पर प्रभाव अभी भी व्यापक है। जेनेटिक परीक्षण से पता चला है कि वाइकिंग डीएनए यूरोपीय जनसंख्या में प्रमुख है। वाइकिंग्स ने अपनी विजयी भूमियों को आकार दिया, क्षेत्रीय सीमाएं, कला, परंपराएं और कानूनों को स्थापित किया, जिनमें से कुछ आज भी मौजूद हैं। लेकिन वाइकिंग्स का सबसे बड़ा प्रभाव उनके बाद की पीढ़ियों और कल्पना पर पड़ा है, अच्छे और बुरे दोनों के लिए। वाइकिंग युग के बाद की सदियों में ईसाई विद्वानों के लिए उन्हें उन बर्बर लोगों के रूप में देखा गया जो गैर ईसाई दुनिया के अंधकार का प्रतिनिधित्व करते थे और ईसाई भगवान को अपनाने से मिलने वाले उद्धार का। बाद में वाइकिंग्स ने पश्चिमी साहित्य और कला में रोमांटिकरण की अवधि, विशेष रूप से 19वीं सदी में, का आनंद लिया, जहां उन्हें संस्कृति और परंपराओं में समृद्ध फिर भी युद्ध में दुर्जय महान बर्बर देखा गया। यह उभरते हुए साम्राज्यों की चिंताजनक बात है कि वे नाजी विचारधारा को जर्मनी के साथ साथ अन्य लोगों पर प्रभावित करेंगे। आज पुरातात्विक तकनीकों में प्रगति के साथ हम वाइकिंग लोगों के बारे में पहले से कहीं अधिक जानते हैं, फिर भी वे एक रहस्य बने हुए हैं। शायद यह संस्कृति की यह मोहक झलक है जो कल्पना को प्रेरित करती है, जिसने सदियों से इन आकर्षक और प्रभावशाली लोगों के रिक्त स्थान को भरने के लिए काम किया है, जो अब इतिहास में हमेशा के लिए खो गए हैं। यहाँ वाइकिंग्स के उदय और पतन पर है। नीचे टिप्पणी करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को समर्थन देने के लिए सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे।